आई होप आपका 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो अच्छा गया होगा। इस पर्टिकुलर सेशन में पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2024 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे उनका हम सोल्यूशन और आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मेरे को 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे लगे जो थोड़ी सी एम्बिगुअस लैंग्वेज थी, मतलब कि अगर मैं उन्हें दो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता हूं तो उसके दो अलग आंसर निकलते हैं एंड इट इज अप टू द यूपीएससी टू डिसाइड कि वो कौन से इंटरप्रिटेशन के साथ जाना चाहते हैं। और इसलिए उन क्वेश्चंस में मैं आपको एक एम्बिगुअस आंसर दूंगा कि हाँ, यहाँ पे दो आंसर्स पॉसिबल हैं डिपेंडिंग कि यूपीएससी किस टाइप की इंटरप्रिटेशन मांग रहा है। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के, आई नो आप काफी स्ट्रेस्ड होंगे एग्जाम से, हम शुरू करते हैं अपनी आंसर की एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले मैं आपको पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी डीलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टिल दिसंबर 2023? कितनी डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनाई गई हैं? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, डायरेक्टली इसका आंसर 4 होगा कि अभी तक सरकार ने 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन बनाई है थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के कानून का यूज करके, जो बनाई गई थी 52 में थ्रू डीलिमिटेशन एक्ट 1952, 1963 में थ्रू डीलिमिटेशन एक्ट 1962, 1973 में थ्रू डीलिमिटेशन एक्ट 1971 एंड फाइनली 2002 में एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाई गई थी। सो यहां पे 4 बार अभी तक बनाई गई है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये क्वेश्चन 8th शेड्यूल की जो लैंग्वेजेस हैं उनसे जुड़ा था। द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 अमेंड्स 8th शेड्यूल टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए, हमारे को ये पता है कि 8th शेड्यूल जो है वो मल्टीपल टाइम्स अमेंड हुआ है और तभी उसमें आज की तारीख में 22 लैंग्वेजेस हैं। अब अगर हम 71st अमेंडमेंट की बात करते हैं स्पेसिफिकली, जो 1992 में हुआ था, उसके माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम देखें कि मणिपुर में एक तरीके से प्रोटेस्ट चालू था काफी लंबे समय से और इसलिए यहाँ पे मणिपुरी लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आया है, हम एक इनडायरेक्ट लिंक को निकाल सकते हैं, बट अदरवाइज मैं इसे एक स्टैटिक क्वेश्चन मानूंगा। अगर हम मैथिली की बात करते हैं तो वो 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया था, जब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली चारों लैंग्वेजेस को एक साथ ऐड किया गया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ए। आगे बढ़ने से पहले सीसैट का बेसिक फाउंडेशन बैच अब मेरी वेबसाइट पे लाइव है, आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहां पे पूरा सीसैट में कवर करवाने वाला हूं हेड टू टो, इंक्लूडिंग लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, सब कुछ इस बैच में कवर होगा। इस बैच के बाद आपको कोई बुक या कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा और साथ में 1 साल आपको एक्सेस मिलेगा कोर्स का, तो ये कोर्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग। यहां पे हमारे को कुछ पार्टीज के नाम दिए हुए हैं और इधर उनके फाउंडिंग मेंबर्स के नाम दिए हुए हैं। वो पूछ रहा है कि कौन से जो हैं हमने करेक्टली मैच करे हैं। भारतीय जनसंघ, एसपी मुखर्जी, ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पेयर मैच हुआ है। सोशलिस्ट पार्टी, सी राजगोपालाचारी, ये ऑप्शन गलत है। सोशलिस्ट पार्टी जो है एक्चुअल में वो आचार्य नरेंद्र देव ने फाउंड करी थी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड स्वतंत्र पार्टी बाय आचार्य नरेंद्र देव, नो, स्वतंत्र पार्टी जो है उसके फाउंडर सी राजगोपालाचारी थे। राइट। अब देखने में क्वेश्चन इजी लग सकता है, बट मैं ये मानता हूं एग्जाम हॉल में अगर आप इन्हें बैठ के कर रहे हो तो ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, मैं ये बात से अग्री करूंगा। पेपर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना बताया जा रहा है। उसका कारण ये है कि हम लोग एसी में बैठ के अगर सीधा क्वेश्चन को गूगल करते हैं तो हमारे सामने आंसर आ जाता है, क्योंकि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। लेकिन आप अगर 2 घंटे गर्मी में बैठ के इन्हें सॉल्व कर रहे हो तो मैं ये मानता हूं कि आपका दिमाग हल्का सा वहां पे वेरी करेगा। आंसर इज बी। अब ये पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, और बेसिकली ये था, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था कि कौन से पार्ट में कौन से प्रोविजंस दिए हुए हैं। कि म्युनिसिपैलिटीज के जो पावर्स हैं वो हमारे को पार्ट 9A में दिए हुए हैं, सही है। 9 में पंचायत, 9A में म्युनिसिपैलिटी, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फर्स्ट इज करेक्ट। इस बार यूपीएससी ने जो ऑप्शंस दिए हैं वो ऐसे दिए हैं कि यहाँ पे हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ओनली 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। पिछली बार तो बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन दिए थे, हाउ मेनी आर करेक्ट, सिर्फ एक सही है, सिर्फ दो सही है, सिर्फ तीन सही है। लेकिन इस बार कई क्वेश्चंस में एलिमिनेशन लग रही थी, जैसा हम देखेंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18, करेक्ट। 352 से लेकर 360 तक पार्ट 18 में हमारे को इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हैं, तो सेकंड भी सही है। एंड अमेंडमेंट प्रोसेस इज गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फैक्चुअली ये भी सही है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये बेस्ड है। और आप देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोई टेक्स्ट बुक पढ़ के जा रहे हो या सिर्फ कोचिंग नोट्स पढ़ के जा रहे हो तो मेरे को लगता है कि इन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई होगी।
क्यों? क्योंकि ये बेयर एक्ट के क्वेश्चंस हैं। इस बार यूपीएससी ने बेयर एक्ट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, जहां पे अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग करी है तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं मानता कि किसी भी किताब में इन टॉपिक्स को, ये जो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट के टॉपिक्स हैं, इनको क्लियरली डिफाइन किया गया होगा। हाँ, यहां पे आप एक लॉजिक लगा सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, समझते हैं। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेटलेस सब्जेक्ट। अब देखिए, अगर मल्टीपल स्टेट्स इंक्लूडेड हैं तो वहां पे एक स्टेट अकेले तो डिसीजन ले नहीं सकती, तो वहां पे यूनियन को या कॉन्करेंट तरीके से ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मतलब कि ऑप्शन ए तो गलत है कि इंटर स्टेट ट्रेड जो है वो स्टेट लिस्ट का मैटर है। नहीं, मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व है तो एक स्टेट अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, यूनियन लिस्ट का मैटर होगा मोस्टली। इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेटलेस सब्जेक्ट, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अगर मल्टीपल स्टेट्स में माइग्रेशन हो रही है, यूपी से बिहार जा रहे हो, बिहार से झारखंड, झारखंड से छत्तीसगढ़ जा रहे हो, तो एक स्टेट अकेले इन मैटर्स के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता। तो आप एक वो लॉजिक एग्जाम में लगा सकते थे जो लगाया जा सकता है। सी, इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, करेक्ट। ये हमारे को देखने में समझ आ रहा है कि अगर कोविड के टाइम पे जैसे क्वारंटीन था और इधर उधर मूवमेंट थी, किसी को क्वारंटीन में रहना था, तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में स्टेट के खुद के भी गाइडलाइंस थे। लेकिन अगर हम ओवरऑल एज अ कंट्री बात करें तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस थे देवर प्रेवलेंट। कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेटलेस सब्जेक्ट, गलत। टैक्सेशन मोस्टली एग्रीकल्चर टैक्स को अगर हटा दें तो बाकी जो टैक्सेशन प्रोविजंस हैं दे आर पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट। तो आंसर होगा अपना ऑप्शन सी। सीसैट का फाउंडेशन बैच अब अपने वेबसाइट पे चालू है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट के अंदर मिल जाएगा। तो आप इसको जरूर एनरोल करेंगे फॉर 2025 एंड 2026, जहां पे एकदम बेसिक से सीसैट कवर करवाया जाएगा। अब ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में हमारे को दिया हुआ है। ये तो हमारे को देखिए पता है कि यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पे सरकारी नौकरी की बात हो रही है, यहाँ पे 6 फ्रीडम्स की बात हो रही है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड प्राइवेसी, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ले डाउन करी थी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। अगर आपने न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ा है, करंट अफेयर्स पढ़े हैं, तो आपको ये गवर्नेंस बेस्ड क्वेश्चन ठीक से मिलेगा कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं उनके क्या फंक्शंस हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये वर्बेटिम यूपीएससी ने पीआईबी से लिया हुआ है। जब मैं इसको सर्च कर रहा था एक्यूरेट आंसर देखने के लिए, तो मेरे को वर्बेटिम जो इसका डॉक्यूमेंट है वो पीआईबी पे मिला, और वो भी रिसेंट ही था। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पीआईबी से लिया हुआ है। तो ये जो पीआईबी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो दोबारा से यूपीएससी में कम बैक कर रहे हैं। परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सीडीएस जो होते हैं वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन होते हैं। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ्स, बिल्कुल गलत है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं उनके पास कोई भी कमांड की अथॉरिटी नहीं होती, ना ही फोर्सेस के ऊपर और ना ही उनके चीफ्स के ऊपर। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द रक्षा मंत्री, बिल्कुल सही बात है, रक्षा मंत्री के लिए वो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी 1 एंड 3। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस थे जिनमें कोई बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी हमारे को देखने को नहीं मिलती। एक आर्मी के जो अलग अलग ऑपरेशन हमारे को न्यूज में दिखते हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था कि ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज इंक्लूडिंग द बेसिक नीड्स। ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो आर्मी बेसिक नीड्स और वेलफेयर के लिए लाती है? ऑपरेशन संकल्प, ये गलत है, क्योंकि ऑपरेशन संकल्प जो है वो नेवी ने अरेबियन सी के लिए लाया था। ऑपरेशन मैत्री जो है वो नेपाल के 2015 के जो अपने अर्थक्वेक्स थे वहां पे रेस्क्यू के लिए लाया गया था। एंड ऑपरेशन मदद केरला फ्लड्स में राहत कार्य के लिए लाया गया था। तो आंसर हो गया ऑपरेशन सद्भावना, जहां पे लद्दाख एरिया में स्पेसिफिकली यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और अदर एरियाज में आर्मी जो है अलग अलग हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, फैसिलिटीज बना रही है लोकल पॉपुलेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो आंसर है ऑपरेशन सद्भावना। एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा के बारे में क्वेश्चन है। आपको पता है कि रिसेंटली ये कमेटी जो थी ये करंट अफेयर्स में थी, क्योंकि कुछ सांसदों के कैश फॉर क्वेश्चन स्कैम में ये कमेटी का रोल काफी ज्यादा न्यूज में आया और ये वहीं से यूपीएससी ने उठाया है। राइट, इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जीएमसी बाल योगी जो कि 2000 में स्पीकर हुआ करते थे, उन्होंने ये एडहॉक एथिक्स कमेटी बनाई थी। 2015 में इसको परमानेंट कमेटी बना दिया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप देखिए बी तो आंसर नहीं होगा। और इस बार जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं। ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटेड टू अनएथिकल कंडक्ट। देखिए 99% पॉसिबिलिटी है कि यह स्टेटमेंट गलत है। मैं आपको बताता हूं कि उसके दो कारण है। यह स्टेटमेंट गलत है। 1% चांस है कि यूपीएससी इसको सही मान ले। प्रोसेस ये होता है कि सपोज मैं एक आम नागरिक हूं, मेरे को दिख रहा है कि कोई एमपी जो है वो अनएथिकल कंडक्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा,
मैं एविडेंस और एफिडेविट तैयार करूंगा, सबूत इकट्ठे करूंगा, और वो सबूत जो है मैं एक सांसद के पास लेके जाऊंगा। मैं एज अ सिटीजन डायरेक्टली एथिक्स कमेटी नहीं जा सकता। ऐसे में मैं एक एमपी के पास जाऊंगा लोकसभा के, और मेरे बिहाफ पे वो जो लोकसभा के एमपी हैं वो मेरी कंप्लेंट को सबमिट करेंगे। यूपीएससी इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है? 99% वो ऐसे ही इंटरप्रेट करेगा कि हम लोग आम आदमी एथिक्स कमेटी में इनडायरेक्टली जा सकते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। लेकिन मेरे अनुमान में 1% पॉसिबिलिटी है कि वो सेकंड स्टेटमेंट को सही मान ले कि सिर्फ सबमिट जो किया रहता है वो लोकसभा एमपी द्वारा किया रहता है। तो यहां पे हल्की सी कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में सबमिट का पूछ रहे हैं या ओवरऑल प्रोसेस का पूछ रहे हैं। अगर ओवरऑल प्रोसेस का पूछ रहे हैं तो हम लोग इनडायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली सबमिट करने का पूछ रहे हैं तो सिर्फ सबमिट जो है वो तो लोकसभा एमपी कर सकते हैं लोकसभा के अंदर जाके। बट 99% ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए कि कोई भी आम नागरिक जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गलत है। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडाइज, जो अदालत के सामने मैटर पेंडिंग है उसको नहीं ले सकते, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एथिक्स कमेटी कहती है कि हम कोई भी ऐसा मैटर नहीं लेंगे जो अदालतों के सामने आज की तारीख में पेंडिंग है। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी। सीसैट का फाउंडेशन बैच अब आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पे, जहां पे कंप्लीट सीसैट हम कवर करने वाले हैं। इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, सब कुछ यहाँ पे कवर किया जाएगा हेड टू टो। आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता तो भी ये कोर्स आपके लिए है। यहाँ पे बिगिनर और एडवांस दोनों लेवल की मैथ्स करवाई जाएगी, और आपको 1 साल का एक्सेस मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में रहेगा, और इस कोर्स को करने के बाद आपको कोई भी किताब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे मैं करवाऊंगा कि आपको कुछ और यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे? अब हमारे को पता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन थे। आंसर इज डी। With reference to the Government of India Act 1935, consider the following statements, and this is an ambiguous question. यहां पे आपको बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी मिलने वाली है अलग अलग इंस्टीट्यूट और कोचिंग्स के आंसर की में। मैं आपको बताऊंगा कैसे। इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड अपॉन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ये स्टेटमेंट 100% सही है कि इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात करी थी, जहां पे ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस हैं जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंदर आते हैं, और जो अपने प्रिंसली स्टेट्स में जो रजवाड़े हैं वो भी, उनको मिला के एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज एम्बिगुअस। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। यहां पे जो प्रॉब्लमैटिक है दैट इज द वर्ड लेजिस्लेचर। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, देखिए समझिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने क्या बोला था कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे फेडरल सब्जेक्ट्स में और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में। फेडरल सब्जेक्ट्स में कुछ होंगे रिजर्व सब्जेक्ट्स और कुछ होंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ये बोलता है कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स विल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर जनरल। भारत का डिफेंस, भारत का फॉरेन अफेयर्स गवर्नर जनरल की डिस्क्रिशनरी पावर होंगी, जहां पे उन्हें 3 काउंसिलर्स मदद करेंगे डिसीजन लेने में, और वो जो लेजिस्लेचर है फेडरल लेजिस्लेचर उसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। गिवन कि ये दोनों मैटर्स गवर्नर जनरल की डिस्क्रिशन पे थे तो वहां पे लेजिस्लेचर का कोई रोल आता नहीं। हाँ, देवर फेडरल सब्जेक्ट्स, अगर यहां पे वर्ड दिया होता सब्जेक्ट कि वो फेडरल सब्जेक्ट हैं तो सेकंड स्टेटमेंट सही होता। लेकिन यहां पे वर्ड दिया हुआ है फेडरल लेजिस्लेचर, और डिफेंस ऑफ फॉरेन अफेयर्स में फेडरल लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं था। ये जो अफेयर्स थे दोनों ये दिए गए थे गवर्नर जनरल के डिस्क्रिशन पे। ऐसे में बहुत से आपको आंसर कीज में अलग अलग जगह पे मिलेगा कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वहां पे ये वर्ड लेजिस्लेचर को इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन मैं अगर क्लोजली से रीड करूं, मेरे हिसाब से पर्सनली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। मैं इसका आंसर दूंगा ए ओनली वन। आपको 99% जगह इसका आंसर मिलेगा सी, बोथ 1 और 2, क्योंकि वहां पे लेजिस्लेचर और सब्जेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। इट इज अप टू द यूपीएससी टू डिसाइड। हो सकता है आंसर सी हो, एंड विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, बट मेरी क्लोज रीडिंग ये बोलती है कि सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि लेजिस्लेचर के पास से सब्जेक्ट्स थे ही नहीं, ये गवर्नर जनरल के डिस्क्रिशन पे थे। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन था। आप देखिए पार्ट 20 अमेंडमेंट के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो उन्होंने पार्ट नंबर पूछा और एक यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड्स उसमें जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 368 के हिसाब से पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकता है?
आर्टिकल 368 अगेन बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपने कोई भी किताब पढ़ी हो, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करी हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर बेयर एक्ट ठीक से पढ़ा है तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। हमारे को पता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो ऐड, वेरी और रिपील तीनों काम कर सकता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और फेडरल मैटर्स में हाफ ऑफ द स्टेट्स का रैटिफिकेशन चाहिए होता है। आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। सीसैट का फाउंडेशन बैच आपको पता ही है, ऑलरेडी मेरे प्लेटफॉर्म पे है। कंप्लीट कवरेज ऑफ सीसैट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटी और आईआर का पेड बैच भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। अगेन ये भी एम्बिगुअस क्वेश्चन है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, इसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं है, 100% करेक्ट है स्टेटमेंट। आर्टिकल 109 जो है मनी बिल के प्रोसीजर की बात करता है, और आर्टिकल 110 बात करता है कि व्हाट डिफाइंस अ मनी बिल। करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मनी बिल सिर्फ प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के बाद लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट और सेकंड सही है। अब आता है ऑप्शन 3, राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। अब आप देखिए, अगर आप स्टेटमेंट 3, ये एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 3 को अगर आप सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 109 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, आर्टिकल 109 में कहीं पे भी ये वर्ड अप्रूव मेंशन नहीं है राज्यसभा के लिए। तो अब ये यूपीएससी पे डिपेंड करता है कि वो आर्टिकल 109 की बात कर रहे हैं या जनरल एक आम भाषा की बात कर रहे हैं, कि ठीक है राज्यसभा ने पास कर दिया, पास हो गया, कि ठीक है राज्यसभा अगर सिंपल मेजॉरिटी से मनी बिल पास कर दे तो उसे पास माने आता है, रिकमेंडेशंस दे रहा है तो रिकमेंडेशन दे सकता है। लेकिन आर्टिकल 109 में ये अप्रूव वर्ड जो है ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, वहां पे सिर्फ मेंशन है कि वो अपने सजेशंस दे सकता है विद इन 14 डेज, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब आप इसे आर्टिकल 19 के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि वहां पे वर्ड अप्रूव नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर आप इसे जनरली देखते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के कॉन्टेक्स्ट में कि आर्टिकल 19 की वाटर टाइट रीडिंग नहीं करते, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऐसे में इट अगेन डिपेंड्स अपॉन यूपीएससी कि वो इसकी जो रीडिंग कर रहे हैं वो आर्टिकल 109 के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं या एक जनरल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग कर रहे हैं। तो इसके दो आंसर पॉसिबल हैं, या तो ए या सी। फोर्थ ऑप्शन तो पक्का गलत है। अमेंडमेंट सजेस्टेड टू मनी बिल बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा, स्टेटमेंट 100% गलत है। राज्यसभा जो भी चेंजेस सजेस्ट करता है दे आर नॉट बाइंडिंग ओवर लोकसभा। तो अब इसका आंसर ए या सी में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि यूपीएससी थर्ड स्टेटमेंट की रीडिंग कैसे कर रहा है। ऐसे में आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर यहाँ पे मिलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि राज्यसभा जो अप्रूवल है वो यूपीएससी 109 के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है या नहीं। तो ए और सी में से दोनों आंसर्स पॉसिबल हैं। ये अगेन मिलिट्री अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था। वो कह रहे हैं कि कौन सी पोजीशंस जो हैं यहाँ पे ठीक तरीके से मैच हुई हुई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो अपनी थर्ड वाली पोजीशन है, दैट इज मेजर, स्क्वाड्रन लीडर एंड लेफ्टिनेंट कमांडर, ये ठीक मैच हुई हुई है। बाकी जो तीनों हमारे मैच द फॉलोइंग है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ब्रिगेडियर जो होते हैं वो एयरफोर्स में एयर कोमोडोर और नेवी में कोमोडोर के बराबर होते हैं। यहां पे वर्ड दिया हुआ है कमांडर, नॉट कोमोडोर। मेजर जनरल जो होते हैं वो एयर वाइस मार्शल और रेयर एडमायरल के बराबर होते हैं। यहां पे वर्ड दिया हुआ है वाइस एडमायरल, जो कि गलत है। लेफ्टिनेंट कर्नल जो होते हैं विंग कमांडर और कमांडर के बराबर होते हैं, वो विंग कमांडर और कमांडर के बराबर होते हैं। इसलिए आपका आंसर हो गया डी, ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वन मोर एम्बिगुअस क्वेश्चन। ये भी एम्बिगुअस क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एम्बिगुअस हैं यहाँ पे। दिस इज द थर्ड एम्बिगुअस क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। वो ये बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह 1971 के एक्ट से बनाए गए थे और फिर 2002 में उस कानून को अमेंड किया गया था। वो कह रहा है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की वेबसाइट खोल के देखें तो वो ये बोलते हैं कि 2002 के अमेंडमेंट के बाद उनके मेंबर्स कौन कौन है। गवर्नर ऑफ ऑल द 8 स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द 8 स्टेट्स एंड 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की वेबसाइट पे कहीं पे भी आपको होम मिनिस्टर का नाम नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की वेबसाइट देखते हैं तो वहां पे आपको दिखेगा कि वो बोलते हैं कि होम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। अब ये केस राज्यसभा जैसा हो गया पैरेलल, कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं
ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा बट ही इज नॉट द मेंबर। यूपीएससी वर्ड मेंबर को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, हमारे को ये समझना है। अगर एकदम वाटर टाइट डेफिनेशन वो मांगता है कि नहीं मेंबर मतलब मेंबर है, उसमें एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन नहीं गिने जाएंगे, तो आपका आंसर होगा ए 1, 2 एंड 3 कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और 3 मेंबर्स हो गए। अगर जनरल तरीके से बात की जाए तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के मीटिंग्स को चेयर करते हैं। अब अगेन डिपेंड करता है यूपीएससी इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है मेंबर्स को, वाटर टाइट तरीके से तो आंसर ए होगा, थोड़ा लिबरल तरीके से तो उस केस में आंसर डी होगा। अगेन यहां पे आपको एम्बिग्युइटी बहुत सारे इंस्टीट्यूट के आंसर की में दिखेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए डी आपको बहुत जगह अलग अलग आंसर यहाँ पे दिखने वाले हैं। देयर इज सम एम्बिग्युइटी अबाउट दिस। सीसैट का फाउंडेशन बैच आपको पता ही है, आप वो देख लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, रीसेंट करंट अफेयर्स, एकदम करंट अफेयर्स में से उठाया हुआ है, 106th अमेंडमेंट एक्ट। प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा। इस बिल के अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, यहां पे सिंपली ये बोला है कि जो अगला सेंसस होगा उसके बाद डीलिमिटेशन करवा के हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 1/3 रिजर्वेशन देने के लिए पंचायत, म्युनिसिपैलिटी ऑलरेडी है, लोकसभा विधानसभा में और ऐड करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को अगले सेंसस डीलिमिटेशन की बात करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो 100% गलत है। एलिमिनेशन से वैसे आंसर आ गया। हाँ, कानून में दिया हुआ है कि ये 15 साल तक इंप्लीमेंटेड रहेगा, और यहां पे ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे लोकसभा विधानसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, उनमें अब से इस बिल के आने के बाद से 1/3 ऑफ द सीट्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। जनरल सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट सीटों में 1/3 सीट शेड्यूल कास्ट महिलाओं के लिए। तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, अपना आंसर हो गया सी 1 एंड 3, 2 एंड 3। एक्सरसाइज मित्र शक्ति की बात हो रही है, आईआर बेस्ड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये कि मित्र शक्ति के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब ये एलिमिनेशन बेस्ड इतना इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। दिस वाज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बिल्कुल गलत है। ये जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज थी। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो कुछ नहीं करना था, बस आपको ये अगर पता होता तो बाकी ऑप्शंस जो है इररिलेवेंट थे। ये पुणे में हुई थी, सही बात है। काउंटर टेरर ऑपरेशंस किए गए थे, सही बात है। इंडियन एयरफोर्स ने पार्ट लिया था, सही बात है। इंडिया श्रीलंका की एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब ये इसके ऑप्शंस इन्होंने इतने इजी बना दिए इस बार कि अगेन हार्डली 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये। आपको पता है कि जो प्रोहिबिशन होता है और जो सर्शरी होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो लोअर कोर्ट्स और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती हैं उनके अगेंस्ट ही इशू किया जाता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि आप नीचे वाली छोटी कोर्ट को रोक रहे हो कि आप इस मैटर को मत सुनिए, ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन के परे जाता है, ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाता है। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशू टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर, नहीं। टू पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं। To the government prohibiting it, no. To the lower court prohibiting the continuation of the proceedings. Direct verbatim question, answer is C. CSAT फाउंडेशन बैच आप देख लेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव CSAT यहाँ पे कवर करने वाला हूं मैं, तो उसको याद रखेंगे। It is the governor of the state who recognizes and declares any community as the scheduled tribe. ये स्टेटमेंट गलत है। वो कह रहे हैं कि अगर एक राज्य में हमारे को शेड्यूल्ड ट्राइब्स घोषित करने हैं तो प्रेजेंट करते हैं, गलत है। आर्टिकल 342 ये बोलता है कि अगर हमारे को कहीं पे भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स घोषित करने हैं तो वो प्रेजेंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। स्टेट के साथ, गवर्नर के साथ कंसल्ट करके राष्ट्रपति जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स घोषित करेंगे। और इवन शेड्यूल 5 में भी आपको पता है कि जो हमारे को शेड्यूल्ड एरियाज घोषित करने होते हैं वो भी प्रेजेंट ही करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी इन अनदर स्टेट। अगर हम आर्टिकल 342 की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें तो वो ये बोलता है कि अगर एक स्टेट में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब घोषित कर दिया गया है तो जरूरी नहीं है कि वो सारी स्टेट्स में अब हो जाएंगे। स्टेट टू स्टेट ये चीज वेरी कर सकती है। आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 342। विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग। अगेन आर्टिकल 112 और 113 डिमांड फॉर ग्रांट्स और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ये हमने अपने रिवीजन में काफी रिगरसली देखा था। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गलत है। आर्टिकल 112 बोलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है कि वो दोनों हाउसेस के आगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले डाउन करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 113 में क्लॉज 3 में वर्बेटिम ये दिया हुआ है
कि अगर आपको कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट ले डाउन करना होता है तो वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही हो सकता है लोकसभा में। आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बुक्स बेस्ड क्वेश्चन और सरप्राइजिंग क्वेश्चन है काफी, क्योंकि यूपीएससी अक्सर बुक बेस्ड क्वेश्चन पूछता नहीं है। वो कह रहा है कि द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स के ऑथर कौन है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर एस जयशंकर, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। आंसर होगा एस जयशंकर, ऑप्शन डी। सीसैट का फाउंडेशन बैच कॉम्प्रिहेंसिव सीसैट कवर करने वाले हैं। आपने ऑलरेडी देख ही लिया है कि मैंने किस तरीके से आपको सीसैट यूट्यूब पर पढ़ाया है। इसके अलावा जितनी डिटेल में पॉसिबल होगा हम करेंगे। अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो ये बैच जो है ये आपके लिए है, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक हम यहाँ पे चलने वाले हैं। आईआर बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन था। अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, ये स्टेटमेंट सही है कि अर्जेंटीना ने पिछले कुछ वर्षों में अपने वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस देखे हैं। तो पहला पेयर जो है वो सही मैच है। सूडान, करेक्ट। वॉर बिटवीन कंट्रीज, रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, करेक्ट। रैपिड सपोर्ट फोर्स करके एक पैरामिलिट्री फोर्स है जहां पे सूडान की आर्मी और उनके बीच में कंफ्लिक्ट होता है, तो सेकंड पेयर भी सही है। टर्की गेव अप द मेंबरशिप ऑफ नेटो, रिसाइंडेड का मतलब होता है गेव अप, नहीं। अभी तक कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने अपनी नेटो की मेंबरशिप छोड़ी हो। तो अर्जेंटीना और सूडान की वजह से पूछ रहा है हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, तो आंसर है बी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। इस बार ये हाउ मेनी वाले क्वेश्चंस थोड़े से कम बने थे, बट बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन और करंट अफेयर्स आईआर बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से सही थे। सुमे पाइपलाइन के बारे में क्वेश्चन है, लेट अस सी। सुमे पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप। क्या ये पाइपलाइन पर्शियन गल्फ एरिया से यूरोप की तरफ तेल ले जाती है? हाँ, ले जाती है। अगर हमने इसको ठीक से पढ़ा है तो हमें पता है कि ये जो सुमे पाइपलाइन है वो ये रही, इजिप्ट से निकलती है, ये रही, इधर ये बनी हुई है। और हमारे को पता है कि इन एरियाज में जो ऑयल और गैस है वो यहां से स्विस कैनाल से होके जाता है, और कभी सुमे पाइपलाइन भी यूज करता है। सुमे पाइपलाइन कनेक्ट रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी, स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब हमारे को ये पता लगाना है कि क्या स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 का रीजन है या नहीं है। Suez pipeline connects the Red Sea with Mediterranean Sea, and that's why it is a strategic route for Persian Gulf to transport oil and gas. अगर हम इसको कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो सही लग रहा है। आंसर होगा ए, कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 सही है, और क्योंकि ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है इस वजह से ये काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक पाइपलाइन हो जाती है। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ग्रेन्स काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, बिल्कुल सही बात है। इंडिया जो है इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का मेंबर है, उसके लगभग 29 मेंबर्स हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और ये यूरोपियन यूनियन, यूएस, रशिया, ये सब इंक्लूड है। अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट, ये स्टेटमेंट गलत है। थाईलैंड और वियतनाम जो है वो राइस के बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों जो है इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल के मेंबर नहीं है। तो उस फैक्ट के माध्यम से हम सेकंड स्टेटमेंट को गलत साबित ठहरा सकते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। सीसैट बैच नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, चेक कर लेंगे। नेक्स्ट, सहेल रीजन के ऊपर क्वेश्चन है, अफ्रीका की इंस्टेबिलिटी के ऊपर, आईआर बेस्ड क्वेश्चन। देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन सहेल रीजन। सहेल रीजन मतलब सब अफ्रीकन रीजन, बेसिकली अपना ये वाला रीजन जो है पूरा, माली, नाइगर, नाइजीरिया, ये गिनी वाला, ये वाला एरिया जो है सहेल रीजन, मतलब कि सहारा डेजर्ट के नीचे वाला एरिया। There have been military coups and in several countries in the recent past. कई सारी कंट्रीज, नाइगर, बुर्किना फासो, नाइगर, इन सब जगहों पे जो है मिलिट्री कूज हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में। 4 से 5 कंट्रीज हैं सहेल रीजन की जहां पे आतंकवाद भी बढ़ रहा है और मिलिट्री कूज भी हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक सिचुएशन काफी खराब है। तो अगर दोनों को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मिलिट्री कूज हो रहे हैं सहेल रीजन में, इसलिए वहां पे इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हो रही है, एक्सप्लेन करता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगेन पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन। इस बार लगभग 29 क्वेश्चन थे पॉलिटी आईआर के। मैपिंग को मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसे ज्योग्राफी का पार्ट मानता हूं। अगर उन मैपिंग के क्वेश्चंस को हटा दें तो 29 क्वेश्चन थे पॉलिटी और आईआर दोनों को मिला के। विद रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग। विद व्हाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन। जब भी लोकसभा स्पीकर को हटाने का कोई रेजोल्यूशन चालू होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, वो मीटिंग्स पे प्रिसाइड नहीं कर सकते, उनके पास कास्टिंग वोट नहीं होता, लेकिन नॉर्मल मेंबर की तरह वो हाउस में बैठ के बोल सकते हैं, अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पहले इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं। पहले इंस्टेंस में वोट करेंगे, अगर नॉर्मल मेंबर है तो पहले इंस्टेंस में वोट करेंगे, अगर प्रिसाइड कर रहे हैं तो कास्टिंग वोट होता है।
क्योंकि अभी ये नॉर्मल मेंबर की तरह बिहेव करेंगे जब इनको हटाने का रेजोल्यूशन चालू है, तो उस केस में इनके पास कास्टिंग वोट नहीं होता, ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं। ही और शी शैल नॉट प्रिसाइड, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पे देखिए एलिमिनेशन लग जाएगा क्योंकि ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं। ही शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, गलत स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि उनके पास राइट टू स्पीक नहीं होगा, आंसर हो गया ऑप्शन ए। ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, गलत। फर्स्ट इंस्टेंस में ही वोट कर सकते हैं अगर उनको हटाने का रेजोल्यूशन चालू है तो, आंसर हो गया ऑप्शन ए। यहां पे बिल्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा के ऊपर क्वेश्चन है। आप देखिए कि कई सारे क्वेश्चन है, मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन बना, नॉर्मल बिल के ऊपर क्वेश्चन बना, स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन बना, एथिक्स कमेटी के ऊपर क्वेश्चन बना। तो आप देखिए पार्लियामेंट का इस बार वेटेज कितना ज्यादा था। यूजुअली हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार हमारे को डीपीएसपी से और फंडामेंटल ड्यूटी से, इन सब से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। मोस्टली जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो पार्लियामेंट बेस्ड क्वेश्चन है। With reference to Indian Parliament, consider the following statements. A bill pending in Lok Sabha lapses on its dissolution. एकदम सही स्टेटमेंट है। अगर एक बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में ही पेंडिंग है, या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में पेंडिंग है, दोनों ही केसेस में बिल लैप्स हो जाता है। अ बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी मैंने आपको बताया लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा गया, लैप्स हो जाएगा। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा आया, लैप्स हो जाएगा। A bill in regard to which President of India has notified his intention to summon the houses lapses on the dissolution of Lok Sabha, एकदम गलत स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट एकदम गलत है, आंसर होगा बी 1 एंड 2। हमारा आर्टिकल 108 जो है ज्वाइंट सिटिंग को लेके, वो ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किसी स्पेसिफिक बिल के ऊपर ज्वाइंट सिटिंग अगर बुला ली है, तो अब दो बातें होंगी। एक, दोनों में से कोई भी हाउस उस बिल के ऊपर प्रोसीड नहीं कर सकता। दूसरा, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो भी गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस बिल के ऊपर, क्योंकि पहले ही राष्ट्रपति ने ज्वाइंट सिटिंग बुला ली थी, तो वो ज्वाइंट सिटिंग जो है होके रहेगी। तो आंसर हो गया आपका बी, ऑप्शन 1 एंड 2। सीसैट का फाउंडेशन बैच कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सीसैट कराऊंगा मैं आपको, देख सकते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस में रहेंगी, यू कैन चेक आउट द बैच। पार्लियामेंट के ऊपर एक और क्वेश्चन आप देखिए, प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गलत है। प्रोरोग, समन, डिसॉल्व, ये तीनों काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पे करते हैं, और इसमें एलिमिनेशन लग रहा है। प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड सिनेड आए, बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस व्हिच इज इन सेशन। सेकंड स्टेटमेंट एकदम सही है। यूजुअली क्या होता है कि जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजर्न सिनेड आए करते हैं जनरली, उसके बाद ही राष्ट्रपति यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पे हाउस को प्रोरोग करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। बिना एडजर्न सिनेडाई करे भी अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाउस को एडजर्न करना चाहते हैं, तो वो हाउस को प्रोरोग करना चाहते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो एब्सोल्युटली कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट सही है। एलिमिनेशन से आपका आंसर हो गया सी। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज दैट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एकदम सही स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम केसेस में जो है वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पर होती है। नेक्स्ट, रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड रैपिड, देखिए एक्सट्रीम वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे रैपिड, कि बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने करी है, रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम फ्लीइंग एमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। इकोनॉमिक क्राइसिस है, रिकवरी स्लो हो रही है, रैपिड रिकवरी तो मेरे को वेनेजुएला में कहीं देखने को नहीं मिलती। स्टेटमेंट 1 गलत है। वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व रिसेंटली, अभी ये पाया गया है कि वेनेजुएला के बाद दुनिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोवन ऑयल रिजर्व्स हैं। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है। आपका आंसर हो गया डी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आंसर्स पॉलिटी और आईआर के अलोंग विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ आए होंगे। मेरे को कमेंट में बताएंगे कि आपका एग्जाम कैसा गया, और उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे कि मेंस की तैयारी और अगले प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है। तब तक डू वेल।